Hey, what's up guys? Welcome to Talk and Heal। आज हम बात करने वाले हैं भारत में मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ पर बात करना आज भी एक टैबू क्यों है। हाँ यार, मतलब पूरी दुनिया में थोड़ी हिचक तो है इस टॉपिक पर इंडिया में ना ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स को लेकर जो चुप्पी है वो कुछ ज्यादा ही गहरी लगती है। बिल्कुल। अवेयरनेस बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रही, पर फिर भी लाखों लोग हैं जो अकेले जूझ रहे हैं हेल्प मांगने में या इवन ये मानने में कि हाँ उन्हें दर्द है, हिचकिचाते हैं बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। तो आज इसी गुत्थी को, इसी टाबू को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बना क्यों हुआ है। इसमें इतने सारे कल्चरल, सोशल और सिस्टम वाले फैक्टर्स उलझे हुए हैं जो इन बातों को बंद दरवाजों के पीछे ही रखते हैं। चलो जरा खोल कर देखते हैं इसे। हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से। हमारी सोसाइटी की जो बनावट है, उसका जो ताना बाना है, यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, उसमें अक्सर इंडिविजुअल वेलबींग मतलब किसी एक इंसान की अपनी भलाई, अपनी खुशी, अपनी सेहत, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस परिवार की इज्जत और कम्युनिटी रेप्यूटेशन यानी समाज में क्या नाम रहेगा उसको दी जाती है। ये बात तो है। बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसी सोच की वजह से ना मेंटल हेल्थ इश्यूज को पर्सनल मेडिकल कंडीशंस की तरह नहीं देखा जाता। ऐसा लगता है कि ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरे परिवार पर दाग जैसा। हाँ बिल्कुल, जैसे पूरे परिवार पर कोई दाग लग गया हो, कोई कलंक। सोचो किसी को अगर डिप्रेशन या एंजाइटी डायग्नोज हो जाए तो ये पूरे घर के लिए एक शर्मिंदगी की बात बन सकती है। और इसका असर फिर कहाँ कहाँ पड़ता है? शादी के रिश्तों पर, बिजनेस पर, समाज में उनकी स्टैंडिंग, उनकी इज्जत पर, हर चीज पर असर पड़ सकता है। और फिर परिवार क्या करते हैं? वो इन बातों को दबाने की कोशिश करते हैं, नकारने की या छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं। कितनी बार हमने सुना होगा कि पेरेंट्स बच्चों की इमोशनल तकलीफ को ये कहकर टाल देते हैं। हाँ। अरे ये सब बस तुम्हारे ख्याल हैं, या तुम खामखा कमजोर पड़ रहे हो। ये एटीट्यूड दिखाता है कि वो मानते ही नहीं कि दिमागी या जज्बाती दर्द मतलब साइकोलॉजिकल पेन वो असली भी हो सकता है, जायज भी हो सकता है। हाँ, उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। और इसमें वो एक डर जो है ना, वो शायद सबसे बड़ा है, लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है शायद ये एक लाइन इंडिया में मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा को जिंदा रखने वाली सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये 4 शब्द। हाँ। सोशल जजमेंट का डर इतना हावी है कि करियर चॉइसेस से लेकर शादी तक मतलब जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों को इन्फ्लुएंस करता है। हाँ, मतलब थेरेपी लेना या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना, ये तो ऐसा समझा जाता है जैसे आप समाज में अपनी कमजोरी का ढिंडोरा पीट रहे हो। हाँ, कि आप वीक हैं। इससे गॉसिप और जजमेंट का डर इतना गहरा होता है जो शायद पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। कई बार तो फैमिली मेंबर्स खुद ही रोकते हैं प्रोफेशनल हेल्प लेने से। बिल्कुल रोकते हैं। डरते हैं कि बात फैल जाएगी। स्पेशली ऐसी कम्युनिटीज में जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, वहां एक नॉर्मल खुशहाल फैमिली का वो जो पर्दा है उसे बनाए रखना सबसे जरूरी हो जाता है, चाहे अंदर जो भी चल रहा हो। सही बात है। अच्छा, कल्चर और सोसाइटी के अलावा एक और एंगल है जो इस चुप्पी को और गहरा करता है। वो है धर्म और आध्यात्मिकता की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस। कई भारतीय कॉन्टेक्स्ट्स में मानसिक पीड़ा को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। मतलब इसे समझा जाता है कि ये शायद पिछले जन्म के कर्मों का फल है या भगवान की तरफ से कोई परीक्षा है। और जब सोच ऐसी हो तो फिर डिप्रेशन कोई दिमाग के केमिकल्स का गड़बड़माला यानी न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस नहीं रह जाता जिसके इलाज की जरूरत हो। वो क्या बन जाता है? वो एक तरह का स्पिरिचुअल डेट, एक आध्यात्मिक कर्ज बन जाता है जिसे भुगतना ही है। ये सोचना जो इंसान तकलीफ में है उससे उसकी एजेंसी, उसका कंट्रोल छीन लेती है। उसे लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, कि ये तो मेरे कर्म है। हाँ, और फिर वो मेडिकल हेल्प लेने से भी हिचकिचाता है क्योंकि इस सोच के हिसाब से थेरेपी कर्मों का हिसाब कैसे चुका सकती है, ये लॉजिक बैठता है उनके दिमाग में। बिल्कुल। और इससे फिर विक्टिम ब्लेमिंग भी बहुत बढ़ता है ना। ओ, बहुत ज्यादा। मतलब जो इंसान पहले ही मेंटल इलनेस से जूझ रहा है उसे ही कह दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे ही किसी बुरे काम या पाप की वजह से तुम ये सब झेल रहे हो, चाहे वो इस जन्म के हो या पिछले जन्म के। ये बातें शर्मिंदगी और अकेलेपन को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। वो इंसान और कट जाता है। और कई बार जब मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक्नॉलेज किया भी जाता है तो उन्हें फौरन सुपरनैचुरल कॉजेस से जोड़ दिया जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। कोई बुरी आत्मा लग गई है, किसी ने काला जादू कर दिया है या बुरी नजर लग गई है। फिर इलाज के नाम पर क्या होता है? धार्मिक रस्में होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, तांत्रिकों या बाबाओं से सलाह ली जाएगी, पूजा पाठ, इन चीजों पर ज्यादा फोकस रहता है। देखो, स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता मेंटल वेलबींग में एक सपोर्टिव रोल निभा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। कई लोगों को इससे हिम्मत मिलती है,
कोपिंग मैकेनिज्म मिलता है। हाँ, वो एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिपेंड करना और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट को डिले करना या बिल्कुल ही नकार देना, ये खतरनाक हो सकता है। मेंटल हेल्थ को जब मेडिकली देखने की बात होती है तो उसका विरोध इसलिए भी होता है क्योंकि ये उन ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन से टकराता है जिनकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी पहलू पर, जेंडर। इसका क्या रोल है? ओह, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत में महिलाओं को मेंटल हेल्थ इश्यूज के मामले में डबल स्टिग्मा झेलना पड़ता है। डबल स्टिग्मा क्यों? देखो, उनसे कल्चरल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो परिवार की इमोशनल केयर टेकर है ना, हमेशा सबका ध्यान रखेंगी, सबको नर्चर करेंगी, उन्हें कभी देखभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो देने वाली हैं। वो हमेशा स्ट्रांग रहेंगी। एग्जैक्टली। ऐसे में अगर कोई महिला अपनी एंजाइटी या डिप्रेशन की बात करे तो उसे अक्सर इस भूमिका में फेल होने जैसा देखा जाता है कि अरे तुम कैसे कमजोर पड़ सकती हो। अच्छा। बिल्कुल। और शादीशुदा महिलाओं के लिए तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर उन्हें कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो तो अक्सर दोष उन्हीं पर डाल दिया जाता है। उन्हीं पर? कैसे? कि वो मुश्किल है या ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही। सपोर्ट मिलने की बजाय उन पर प्रेशर बढ़ सकता है, वो आइसोलेट हो सकती हैं या उन पर पति के परिवार की बदनामी करने का इल्जाम भी लग सकता है। ओह। हाँ, डिवोर्स या घर से निकाल दिए जाने का डर कई महिलाओं को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। वो सहती रहती हैं। मैं ये तो बस अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है, क्या क्या डिसमिस कर दिया जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। उसे सीरियस मेंटल हेल्थ कंसर्न की तरह देखा ही नहीं जाता जिसका इलाज होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के लिए भी अपने अलग जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पुरुषों के लिए भी है। भारत में जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी का आइडिया है वो किस पर जोर देता है? इमोशनल स्टोइसिज्म, यानी जज्बात काबू में रखो, रोना नहीं है। मर्द बनो। हाँ, हमेशा मजबूत दिखना है और प्रोवाइडर बनना है, यानी घर चलाने वाला। ऐसे में डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी तरह की इमोशनल वल्नरेबिलिटी को एडमिट करना असली मर्द होने के खिलाफ माना जाता है। वो कहावत है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। ये इसी टॉक्सिक एक्सपेक्टेशन का सिंबल है। बिल्कुल। पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी फीलिंग्स को दबाओ। नतीजा, उनमें अनट्रीटेड मेंटल इलनेसेस की दर बहुत ज्यादा है। और ये भारत में पुरुषों की जो अलार्मिंग सुसाइड रेट्स हैं, उसमें भी एक बड़ा फैक्टर है। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं पर मदद नहीं मांग पाते। सही बात है। अच्छा, कल्चर और जेंडर के बाद अब जरा एजुकेशन और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। सच तो ये है कि ज्यादातर भारतीयों को मेंटल हेल्थ के बारे में एक प्रॉपर मेडिकल फील्ड के तौर पर बहुत कम जानकारी है, बहुत कम अवेयरनेस है। हाँ, मतलब मेंटल इलनेस को अक्सर लोग क्या समझते हैं? पागलपन या एकदम सीरियस साइकोसिस। मतलब वो इंसान जो सड़क पर चिल्ला रहा है, अजीब हरकतें कर रहा है, बस वही मेंटल इलनेस है। एग्जैक्टली, वो एकदम एक्सट्रीम इमेज है दिमाग में। और जो ज्यादा कॉमन कंडीशंस हैं, जैसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, जिसमें इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक लगता है, हाँ, बिल्कुल नॉर्मल लगता है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर अंदर से जूझ रहा होता है। या एंजाइटी डिसऑर्डर्स, PTSD, किसी सदमे के बाद होने वाली मानसिक परेशानी, ये सब उस पागलपन वाले स्टीरियोटाइप में फिट नहीं बैठती। तो लोग मानते ही नहीं कि असली बीमारी है। हाँ, इसलिए इन्हें असली बीमारियां माना ही नहीं जाता जिनका इलाज जरूरी है। और ये लैक ऑफ अवेयरनेस सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, एडुकेटेड अर्बन इंडियंस में भी काफी है। हाँ, ये बात सही है। उन्हें भी अक्सर बेसिक मेंटल हेल्थ कंडीशंस, उनके सिम्टम्स क्या हैं या अवेलेबल ट्रीटमेंट्स क्या है, इसके बारे में पता नहीं होता। और फिर आता है इंडिया का वो सुपर कंपैरेटिव एकेडमिक और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। ये एक अजीब पैराडॉक्स, एक विरोधाभास पैदा करता है। कैसे? एक तरफ तो ये माहौल खुद ही मेंटल हेल्थ क्राइसिस को फ्यूल करता है। इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस, स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में, हर जगह। दूसरी तरफ यही माहौल लोगों को इन इश्यूज को एड्रेस करने से भी रोकता है। स्टूडेंट्स पर सक्सेसफुल होने का इतना भारी दबाव होता है, उस प्रेशर से जो एंजाइटी या डिप्रेशन होता है, उसे अक्सर अरे ये तो बस एग्जाम स्ट्रेस है कहकर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। हाँ, कि ये तो होता ही है, सबको होता है। हाँ, इसे तो बस झेलना है, पुश थ्रू करना है। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ के लिए टाइम निकालना, जैसे थेरेपी लेना या ब्रेक लेना, इसे कम्पिटिटिव फील्ड्स में कीमती वक्त बर्बाद करने जैसा माना जाता है। हाँ, कि तुम पीछे रह जाओगे। एग्जैक्टली। अचीवमेंट पर इतना ज्यादा फोकस है कि हीलिंग या रिकवरी के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचता। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप चाहे जैसे भी हों, बस चलते रहें, रुकना मना है।
इन सब के ऊपर हमारे सिस्टम और स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ी बाधाएं हैं, वो भी इस टैबू को मजबूत करती हैं। हाँ, सिस्टेमिक इश्यूज बहुत बड़े हैं। सबसे पहली बात, इंडिया में मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज की जबरदस्त कमी है, मतलब कैटास्ट्रोफिक शॉर्टेज कह सकते हैं। कितने कम हैं, अंदाजा है कुछ? अंदाजा लगाओ, प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.3 साइकियाट्रिस्ट हैं। सिर्फ 0.3? हाँ, जबकि डेवलप्ड देशों में यह आंकड़ा 10-15 या उससे भी ज्यादा होता है। बाप रे। और जो हैं भी उनमें से ज्यादातर बड़े शहरों में है, मतलब गांवों की बड़ी आबादी के पास तो एक्सेस लगभग ना के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हिम्मत करके स्टिग्मा को पार करके मदद मांगना भी चाहते हैं, उन्हें अक्सर मदद मिलती ही नहीं है। मिलती ही नहीं। अपॉइंटमेंट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ सकता है। प्राइवेट केयर का खर्चा इतना ज्यादा है कि ज्यादातर भारतीय उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, थेरेपी सस्ती नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जो पब्लिक मेंटल हेल्थ सिस्टम है वो बुरी तरह अंडरफंडेड है, फैसिलिटीज की हालत खस्ता है और केयर की क्वालिटी भी अक्सर अच्छी नहीं होती। और एक और बड़ा मुद्दा यह है कि इंडिया में ज्यादातर मेंटल हेल्थ केयर का खर्चा आउट ऑफ पॉकेट होता है ना, मतलब लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है। इंश्योरेंस का कवरेज बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो सोचो, लंबे समय तक चलने वाली थेरेपी या साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट का खर्चा मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के लिए कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। सही बात है। ये आर्थिक हकीकत इस सोच को और पक्का करती है कि मेंटल हेल्थ केयर तो एक लग्जरी है, जरूरत नहीं, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। और कानून होने के बावजूद, जैसे हमारे पास मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जैसा प्रोग्रेसिव कानून है जो राइट्स की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है, लेकिन उसका क्या? उसका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर बहुत कमजोर है। कहने को कानून है, पर असल में आज भी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग में मेंटल इलनेस वाले लोगों के साथ भेदभाव धड़ल्ले से होता है और ज्यादातर अनचेक्ड रहता है, कोई कुछ कहता नहीं। ये हकीकत लोगों को नेचुरली अपनी कंडीशन बताने से रोकती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनके मौके छिन जाएंगे, नौकरी चली जाएगी या घर नहीं मिलेगा। ये तो बहुत सीरियस बात है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है लैंग्वेज का। हाँ। हमारी भाषाओं का। भाषाओं का? वो कैसे? कई भारतीय भाषाओं में ना मेंटल हेल्थ कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूआंस्ड वोकैबुलरी, मतलब ऐसे शब्द जिनमें सटिलिटी हो, बारीकी हो, उनकी कमी है। अच्छा। जैसे डिप्रेशन के लिए अक्सर उदासी या मायूसी जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। अब ये शब्द उसकी क्लिनिकल सीरियसनेस को कैप्चर नहीं करते या उसमें कमजोरी का भाव जोड़ देते हैं। हाँ। एंग्जाइटी का अनुवाद अक्सर चिंता या घबराहट कर दिया जाता है, जो कंडीशन को ट्रिवियलाइज कर सकता है, उसे आम फिक्र जैसा बना देता है। तो मतलब भाषा ही हमें वो सही शब्द नहीं दे पाती जिससे हम अपनी फीलिंग को एक्यूरेटली बता सकें। एग्जैक्टली। ये लैंग्वेज गैप इन इश्यूज को डिस्टिंक्ट मेडिकल कंडीशंस के तौर पर समझना और उनके बारे में बात करना भी मुश्किल बनाता है। जब आपकी भाषा ही आपको अपनी साइकोलॉजिकल सफरिंग को ठीक से एक्सप्रेस करने के टूल्स नहीं देती, तो वो चीज़ अस्पष्ट, अननेम्ड सी बनी रहती है, जिसे पहचानना और एड्रेस करना और भी मुश्किल हो जाता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, मीडिया और पॉपुलर कल्चर का भी इसमें कुछ रोल रहा है? फिल्मों का, टीवी का? काफी बड़ा हाथ रहा है हिस्टोरिकली। हमारी फिल्मों और टीवी शोज में अक्सर मेंटल इलनेस को बहुत प्रॉब्लमैटिक तरीकों से दिखाया गया है। कैसे प्रॉब्लमैटिक? कैरेक्टर्स या तो वायलेंट और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है, कॉमिक रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेंटल हेल्थ कंडीशन वाले लोग अक्सर विलन होते हैं या डर का सोर्स या फिर बेचारगी के पात्र जिन पर तरस खाया जाता है। हाँ, वो स्टीरियोटाइप्स बहुत हैं। और साइकाइट्रिक हॉस्पिटल्स को डरावनी जगहों की तरह दिखाया जाता है, जैसे वो कोई जेल हो। इससे ट्रीटमेंट को लेकर डर और बढ़ता है। ये पोर्ट्रेल्स आम लोगों की सोच को शेप करते हैं। लोग मेंटल इलनेस को एक्सट्रीम्स और डेंजर से जोड़ने लगते हैं। बिल्कुल। जबकि हकीकत ये है कि ये कॉमन ट्रीटेबल कंडीशंस हैं जिनके साथ लाखों लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। सही बात है। वर्क प्लेस पर भी ये टैबू बहुत मजबूत है। ऑफिस में, हाँ, काम की जगह पर, प्रोफेशनल सेटिंग्स में अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में खुलकर बात करना ज्यादातर लोग करियर लिमिटिंग मानते हैं। मतलब करियर खत्म नहीं मिलेगा, उन्हें अनरिलायबल समझा जाएगा या कहीं नौकरी ही ना चली जाए। ज्यादातर इंडियन वर्क प्लेसेस में फॉर्मल मेंटल हेल्थ पॉलिसीज, अकोमोडेशंस यानी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव या एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स यानी कंपनियों द्वारा दी जाने वाली कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग और मदद की सुविधाएं, इनका अभाव है। और जो एक्सट्रीम वर्क कल्चर है, कई जगहों पर लंबे वर्किंग आवर्स, कम छुट्टियां, हाई स्ट्रेस,
वो एक तरफ तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है बिल्कुल, बर्नआउट कितना कॉमन है। और दूसरी तरफ उन्हें एड्रेस करना लगभग नामुमकिन बना देता है। मेंटल हेल्थ के लिए सिक लीव लेना शायद ही कभी वैलिड माना जाता है। लोग अक्सर फिजिकल इलनेस का बहाना बनाते हैं। बिल्कुल, पेट दर्द, सर दर्द, कुछ भी। अच्छा, जेनरेशनल एटीट्यूड्स में भी एक फर्क साफ दिखता है पीढ़ियों के बीच। हाँ, क्या फर्क है? जो युवा पीढ़ी है, स्पेशली शहरी युवा, वो ग्लोबल अवेयरनेस मूवमेंट्स और सोशल मीडिया की वजह से मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए ज्यादा ओपन हो रही है। उनमें थोड़ी झिझक कम हुई है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अक्सर अपनी पुरानी पीढ़ियों से रिजेक्शन और इनवैलिडेशन का सामना करना पड़ता है। पुरानी पीढ़ियां इन चिंताओं को अक्सर ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं या आजकल के बच्चों की कमजोरी है कहकर डिसमिस कर देती हैं। हाँ, हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। एग्जैक्टली। ये जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट परिवारों में तब खुलकर सामने आता है जो मदद मांगने वाले यंग अडल्ट्स को अपने पेरेंट्स से ही रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, जो मानते ही नहीं कि मेंटल इलनेस रियल है या इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। और क्योंकि बहुत से युवा आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंसी उन्हें इंडिपेंडेंटली केयर एक्सेस करने से और रोकती है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। तो इतने सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, कल्चर, सोसाइटी, धर्म, जेंडर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सिस्टम, भाषा, मीडिया, वर्कप्लेस, जनरेशन। बाप रे। हाँ, ये बहुत मल्टी लेयर्ड इशू है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस गहरे और व्यापक टैबू, इस चुप्पी के नतीजे क्या हो रहे हैं? जाहिर अच्छे तो नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नतीजे बहुत भयानक है, डेविस्टेटिंग है। सबसे पहली बात, लाखों लोग बेवजह तकलीफ झेल रहे हैं। अनट्रीटेड मेंटल इलनेस, इलाज न मिलने से उनकी कंडीशन और बिगड़ती जाती है। और आंकड़े देखो तो डर लगता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया भर में जितनी महिलाएं सुसाइड करती हैं, उनमें से 36% से ज्यादा भारतीय होती हैं। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। और पुरुषों की आत्महत्याओं में भी भारत का बड़ा हिस्सा है। और इनमें से ज्यादातर केसेस अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ कंडीशन से जुड़े होते हैं। ये बहुत दुखद है। इसके अलावा इकोनॉमी पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल। मेंटल इलनेस की वजह से भारत को हर साल प्रोडक्टिविटी में अरबों का नुकसान होता है। लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। लोग काम नहीं कर पाते या अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। देश का नुकसान है ये। हाँ, और परिवारों पर क्या असर होता है? जब पेरेंट्स अनट्रीटेड मेंटल इलनेस से जूझ रहे होते हैं, तो इसका असर उनके बच्चों के डेवलपमेंट और वेल बीइंग पर भी पड़ता है। ये एक तरह का इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वो पैटर्न रिपीट होता है। और एक और नतीजा ये है कि जब लोग आखिरकार मदद लेने पहुंचते भी हैं, बहुत हिम्मत करके, हाँ, जब हालात बहुत बिगड़ जाती है। एग्जैक्टली, तब तक अक्सर उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी होती है, क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुकी होती है, जिससे इलाज और भी मुश्किल और लंबा हो जाता है। तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इज देयर होप? इस टैबू को तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? होप तो हमेशा होती है, और रास्ता यही है कि एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनानी होगी। कई तरफ से कोशिश करनी होगी। ये किसी एक चीज से ठीक नहीं होगा। जैसे कि सबसे जरूरी है एजुकेशन और अवेयरनेस। स्कूलों में, कम्युनिटीज में मेंटल हेल्थ लिटरेसी फैलाना। लोगों को समझाना कि ये क्या है, क्यों होता है, इसका इलाज है। हाँ, नॉर्मलाइज करना बातचीत को। बिल्कुल। मीडिया में रिस्पॉन्सिबल डिपिक्शन बहुत जरूरी है, ताकि स्टीरियोटाइप्स टूटे। और पब्लिक फिगर्स का अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना भी स्टिग्मा कम करने में बहुत मदद करता है। हाँ, जब लोग देखते हैं कि उनके रोल मॉडल्स भी इससे गुजरे हैं। एग्जैक्टली। इसके साथ ही मेंटल हेल्थ सर्विसेज में भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना और मेंटल हेल्थ को प्राइमरी हेल्थ केयर यानी जनरल डॉक्टर्स के लेवल पर इंटीग्रेट करना, ताकि शुरू में ही पहचान हो सके। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वर्कप्लेस पॉलिसीज लाना, EAPs शुरू करना और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सख्त प्रोटेक्शन लाना जरूरी है। एक सपोर्टिव माहौल बनाना होगा। और जो कानून है उनका क्या? जो कानून है, जैसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, उनका सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लीगल इन्फोर्समेंट, ताकि लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो और भेदभाव रुके, सिर्फ कागज पर ना रहें। साथ ही ग्रास रूट्स लेवल पर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जरूरत है। ऐसे सेफ स्पेसेस बनाने की जरूरत है जहां लोग अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मेंटल हेल्थ पर खुलकर बिना डर के बात कर सकें। सही है।
मतलब हर लेवल पे काम करना होगा। बिल्कुल। आखिर में बात यह है कि भारत में मेंटल हेल्थ के आसपास जो टैबू है वो कोई एक अकेली दीवार नहीं है। ये तो कल्चरल बिलीव्स, जेंडर नॉर्म्स, रिलीजियस फ्रेमवर्क्स, इकोनॉमिक बैरियर्स और सिस्टमिक फेलियर से बना एक पूरा किला है। एक किला, सही कहा। इसे तोड़ने के लिए पेशेंस चाहिए, परसेवरेंस चाहिए, लगातार कोशिश करनी होगी और ये मानना जरूरी है कि चेंज हर लेवल पर इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल एक साथ लाना होगा। धीरे धीरे ही सही, पर क्या आपको लगता है ये चुप्पी टूट रही है? कुछ बदलाव आ रहा है? हाँ, मुझे लगता है धीरे धीरे टूट रही है, खासकर शहरी युवाओं में। वो बोल रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एनोनिमिटी के साथ शेयरिंग के लिए स्पेस दे रहे हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स ले रही हैं, जागरूकता फैला रही हैं। ये अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन लाखों भारतीयों के लिए, स्पेशली जो रूरल एरियाज में है, कंजर्वेटिव फैमिलीज की महिलाओं के लिए और मैस्कुलिनिटी के बोझ तले दबे पुरुषों के लिए, ये टैबू अभी भी एक जेल की तरह है। ये उन्हें वो हेल्प लेने से रोकता है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है और जिसके वो हकदार हैं। तो ये समझना कि ये टैबू आखिर क्यों बना हुआ है, इसकी जड़ें कहाँ-कहाँ फैली हैं, जैसा हमने आज डिस्कस किया, शायद इसे तोड़ने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। जब हम इन डीप रूटेड बैरियर्स को एक्नॉलेज करेंगे, तभी हम वो कल्चरल, सोशल और सिस्टेमिक बदलाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं, जो मेंटल हेल्थ कॉन्वर्सेशन को सिर्फ एक्सेप्टेबल ही नहीं, बल्कि नॉर्मल बनाने के लिए जरूरी हैं। ताकि लाखों लोगों को हील होने का, ठीक होने का मौका मिल सके। Exactly. Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya.